शाम का वक्त है। कुछ कुछ सूरज दिखाई दे रहा है। सुनसान मैदान में एक पहाड़ी के नीचे दो शख्स वीरेंद्र सिंह और तेज सिंह एक पत्थर की चट्टान पर बैठकर आपस में बातें कर रहे हैं। वीरेंद्र सिंह की उम्र 21 या 22 वर्ष की होगी। यह नौगढ़ के राजा सुरेंद्र सिंह का इकलौता लड़का है। तेज सिंह राजा सुरेंद्र सिंह के दीवान जीत सिंह का प्यारा लड़का और कुंवर वीरेंद्र सिंह का दिली दोस्त, बड़ा चालाक और फुर्तीला, कमर में सिर्फ खंजर बांधे, बगल में बटुआ लटकाए, हाथ में एक कमंद लिए बड़ी तेजी के साथ चारों तरफ देखता और इनसे बातें करता जाता है। इन दोनों के सामने एक घोड़ा कसाकसाया दुरुस्त पेड़ से बंधा हुआ है। कुंवर वीरेंद्र सिंह कह रहे हैं, भाई तेज सिंह, देखो मोहब्बत भी क्या बुरी बला है जिसने इस हद तक पहुंचा दिया। कई दफा तुम विजयगढ़ से राजकुमारी चंद्रकांता की चिट्ठी मेरे पास लाए और मेरी चिट्ठी उन तक पहुंचाई, जिससे साफ मालूम होता है कि जितनी मोहब्बत मैं चंद्रकांता से रखता हूँ उतनी ही चंद्रकांता मुझसे रखती है। हालांकि हमारे राज्य और उसके राज्य के बीच सिर्फ 5 कोस का फासला है। इस पर भी हम लोगों के किए कुछ भी नहीं बन पड़ता। देखो, इस खत में भी चंद्रकांता ने यही लिखा है कि जिस तरह बने जल्द मिल जाओ। तेज सिंह ने जवाब दिया, मैं हर तरह से आपको वहां ले जा सकता हूँ, मगर एक तो आजकल चंद्रकांता के पिता महाराज जय सिंह ने महल के चारों तरफ सख्त पहरा बैठा रखा है। दूसरे उनके मंत्री का लड़का क्रूर सिंह उस पर आशिक हो रहा है। ऊपर से उसने अपने दोनों यारों को, जिनका नाम नाजिम अली और अहमद खां है, इस बात की ताकीद करा दी है कि बराबर वे लोग महल की निगहबानी किया करें, क्योंकि आपकी मोहब्बत का हाल क्रूर सिंह और उसके अय्यारों को बखूबी मालूम हो गया है। चाहे चंद्रकांता क्रूर सिंह से बहुत ही नफरत करती है और राजा भी अपनी लड़की अपने मंत्री के लड़के को नहीं दे सकता, फिर भी उसे उम्मीद बंधी हुई है और आपकी लगावट बहुत बुरी मालूम होती है। अपने बाप के जरिए उसने महाराज जय सिंह के कानों तक आपकी लगावट का हाल पहुंचा दिया है और इसी सबब से पहरे की सख्त ताकीद हो गई है। आपको ले चलना अभी मुझे पसंद नहीं, जब तक कि मैं वहां जाकर फसादियों को गिरफ्तार न कर लूं। इस वक्त मैं फिर विजयगढ़ जाकर चंद्रकांता और चपला से मुलाकात करता हूँ, क्योंकि चपला अय्यारा और चंद्रकांता की प्यारी सखी है और चंद्रकांता को जान से ज्यादा मानती है। सिवाय इस चपला के मेरा साथ देने वाला वहां कोई नहीं है। जब मैं अपने दुश्मनों की चालाकी और कार्रवाई देखकर लौटूं तब आपके चलने के बारे में राय दूं। कहीं ऐसा न हो कि बिना समझे बूझे काम करके हम लोग वहां ही गिरफ्तार हो जाएं। वीरेंद्र, जो मुनासिब समझो करो। मुझको तो सिर्फ अपनी ताकत पर भरोसा है, लेकिन तुमको अपनी ताकत और यारी दोनों का। तेज सिंह, मुझे यह भी पता लगा है कि हाल में ही क्रूर सिंह के दोनों यार नाजिम और अहमद यहाँ आकर पुनः हमारे महाराजा के दर्शन कर गए हैं। न मालूम किस चालाकी से आए थे। अफसोस उस वक्त मैं यहाँ न था। वीरेंद्र, मुश्किल तो यह है कि तुम क्रूर सिंह के दोनों अय्यारों को फंसाना चाहते हो और वे लोग तुम्हारी गिरफ्तारी की फिक्र में हैं। परमेश्वर कुशल करे। खैर, अब तुम जाओ और जिस तरह बने चंद्रकांता से मेरी मुलाकात का बंदोबस्त करो। तेज सिंह फौरन उठ खड़े हुए और वीरेंद्र सिंह को वहीं छोड़ पैदल विजयगढ़ की तरफ रवाना हुए। वीरेंद्र सिंह भी घोड़े को दरख्त से खोलकर उस पर सवार हुए और अपने किले की तरफ चले गए। विजयगढ़ में क्रूर सिंह अपनी बैठक के अंदर नाजिम और अहमद दोनों अय्यारों के साथ बातें कर रहा है। क्रूर सिंह, देखो नाजिम, महाराज का तो यह ख्याल है कि मैं राजा होकर मंत्री के लड़के को कैसे दामाद बनाऊं
और चंद्रकांता वीरेंद्र सिंह को चाहती है। अब कहो कि मेरा काम कैसे निकले। अगर सोचा जाए कि चंद्रकांता को लेकर भाग जाऊं, तो कहाँ जाऊं और कहाँ रहकर आराम करूं? फिर ले जाने के बाद मेरे बाप की महाराज क्या दुर्दशा करेंगे। इससे तो यही मुनासिब होगा कि पहले वीरेंद्र सिंह और उसके अय्यार तेज सिंह को किसी तरह गिरफ्तार कर किसी ऐसी जगह ले जाकर खपा डाला जाए कि 1000 वर्ष तक पता न लगे, और इसके बाद मौका पाकर महाराज को मारने की फिक्र की जाए। फिर तो मैं झट गद्दी का मालिक बन जाऊंगा और तब अलबत्ता अपनी जिंदगी में चंद्रकांता से ऐश कर सकूंगा। मगर यह तो कहो कि महाराज के मरने के बाद मैं गद्दी का मालिक कैसे बनूंगा? लोग कैसे मुझे राजा बनाएंगे? नाज़िम, हमारे राजा के यहाँ बनिस्बत काफिरों के मुसलमान ज्यादा हैं। उन सभी को आपकी मदद के लिए मैं राजी कर सकता हूँ और उन लोगों से कसम खिला सकता हूँ कि महाराज के बाद आपको राजा माने, मगर शर्त यह है कि काम हो जाने पर आप भी हमारे मजहब मुसलमानी को कबूल करें। क्रूर सिंह, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारी शर्त दिलोजान से कबूल करता हूँ। अहमद, तो बस ठीक है। आप इस बात का इकरारनामा लिखकर मेरे हवाले करें। मैं सब मुसलमान भाइयों को दिखलाकर उन्हें अपने साथ मिला लूंगा। क्रूर सिंह ने काम हो जाने पर मुसलमानी मजहब अख्तियार करने का इकरारनामा लिखकर फौरन नाजिम और अहमद के हवाले किया, जिस पर अहमद ने क्रूर सिंह से कहा, अब सब मुसलमानों का एक दिल कर लेना हम लोगों के जिम्मे है, इसके लिए आप कुछ न सोचिए। हाँ, हम दोनों आदमियों के लिए भी एक इकरारनामा इस बात का हो जाना चाहिए कि आपके राजा हो जाने पर हम ही दोनों वजीर मुकर्रर किए जाएंगे। और तब हम लोगों की चालाकी का तमाशा देखिए कि बात की बात में जमाना कैसे उलटपुलट कर देते हैं। क्रूर सिंह ने झटपट इस बात का भी इकरारनामा लिख दिया, जिससे वे दोनों बहुत ही खुश हुए। इसके बाद नाजिम ने कहा, इस वक्त हम लोग चंद्रकांता के हालचाल की खबर लेने जाते हैं, क्योंकि शाम का वक्त बहुत अच्छा है। चंद्रकांता जरूर बाग में गई होगी और अपनी सखी चपला से अपनी विरह खानी कह रही होगी। इसलिए हमको पता लगाना कोई मुश्किल न होगा कि आजकल वीरेंद्र सिंह और चंद्रकांता के बीच में क्या हो रहा है। यह कहकर दोनों अय्यार क्रूर सिंह से विदा हुए। कुछ दिन बाकी है। चंद्रकांता, चपला और चंपा बाग में टहल रही हैं। भीनी भीनी फूलों की महक धीमी हवा के साथ मिलकर तबीयत को खुश कर रही है। तरह तरह के फूल खिले हुए हैं। बाग के पश्चिम की तरफ वाले आम के घने पेड़ों की बहार और उसमें से अस्त होते हुए सूरज की किरणों की चमक एक अजीब ही मजा दे रही है। फूलों की क्यारियों की रविशों में अच्छी तरह छिड़काव किया हुआ है और फूलों के दरख्त भी अच्छी तरह पानी से धोए हैं। कहीं गुलाब, कहीं जूही, कहीं बेला, कहीं मोतिये की क्यारियां अपना अपना मजा दे रही हैं। एक तरफ बाग से सटा हुआ ऊंचा महल और दूसरी तरफ सुंदर सुंदर बुर्जियां अपनी बहार दिखला रही हैं। चपला, जो चालाकी के फन में बड़ी तेज और चंद्रकांता की प्यारी सखी है, अपने चंचल हाव भाव के साथ चंद्रकांता को संग लिए चारों ओर घूमती और तारीफ करती हुई खुशबूदार फूलों को तोड़ तोड़ कर चंद्रकांता के हाथ में दे रही है। मगर चंद्रकांता को वीरेंद्र सिंह की जुदाई में ये सब बातें कम अच्छी मालूम होती हैं। उसे तो दिल बहलाने के लिए उसकी सखियां जबरदस्ती बाग में खींच लाई हैं। चंद्रकांता की सखी चंपा तो गुच्छा बनाने के लिए फूलों को तोड़ती हुई मालती लता के कुंज की तरफ चली गई, लेकिन चंद्रकांता और चपला धीरे धीरे टहलती हुई बीच के फव्वारे के पास जा निकली और उसकी चक्करदार टूटियों से निकलते हुए जल का तमाशा देखने लगीं। चपला, न मालूम चंपा किधर चली गई। चंद्रकांता,
कहीं इधर उधर घूमती होगी। चपला, 2 घड़ी से ज्यादा हो गया, तब से वह हम लोगों के साथ नहीं है। चंद्रकांता, देखो वह आ रही है। चपला, इस वक्त तो उसकी चाल में फर्क मालूम होता है। इतने में चंपा ने आकर फूलों का एक गुच्छा चंद्रकांता के हाथ में दिया और कहा, देखिए, यह कैसा अच्छा गुच्छा बना लाई हूँ। अगर इस वक्त कुंवर वीरेंद्र सिंह होते तो इसको देख मेरी कारीगरी की तारीफ करते और मुझको कुछ इनाम भी देते। वीरेंद्र सिंह का नाम सुनते ही एकाएक चंद्रकांता का अजब हाल हो गया। भूली हुई बात फिर याद आ गई। कमल मुख मुरझा गया, ऊंची ऊंची सांसें लेने लगी, आंखों से आंसू टपकने लगे। धीरे धीरे कहने लगी, न मालूम विधाता ने मेरे भाग्य में क्या लिखा है। न मालूम मैंने उस जन्म में कौन से ऐसे पाप किए हैं जिनके बदले यह दुख भोगना पड़ रहा है। देखो, पिता को क्या धुन समाई है। कहते हैं कि चंद्रकांता को कुंवारी ही रखूंगा। हाय! वीरेंद्र के पिता ने शादी करने के लिए कैसी कैसी खुशामदें की, मगर दुष्ट क्रूर के बाप कुपत सिंह ने उसको ऐसा कुछ बस में कर रखा है कि कोई काम नहीं होने देता, और उधर कमबख्त क्रूर अपनी ही लसी लगाना चाहता है। एकाएक चपला ने चंद्रकांता का हाथ पकड़कर जोर से दबाया, मानो चुप रहने के लिए इशारा किया। चपला के इशारे को समझकर चंद्रकांता चुप हो गई और चपला का हाथ पकड़कर फिर बाग में टहलने लगी, मगर अपना रूमाल उसी जगह जानबूझकर गिराती गई। थोड़ी दूर आगे बढ़कर उसने चंपा से कहा, सखी देख तो, फव्वारे के पास कहीं मेरा रूमाल गिर पड़ा है। चंपा रूमाल लेने फव्वारे की तरफ चली गई। तब चंद्रकांता ने चपला से पूछा, सखी, तूने बोलते समय मुझे एकाएक क्यों रोका? चपला ने कहा, मेरी प्यारी सखी, मुझको चंपा पर शुभा हो गया है। उसकी बातों और चितवनों से मालूम होता है कि वह असली चंपा नहीं है। इतने में चंपा ने रूमाल लाकर चपला के हाथ में दिया। चपला ने चंपा से पूछा, सखी, कल रात को मैंने तुझको जो कहा था सो तूने किया? चंपा बोली, नहीं, मैं तो भूल गई। तब चपला ने कहा, भला वह बात तो याद है या वो भी भूल गई? चंपा बोली, बात तो याद है। तब फिर चपला ने कहा, भला दोहरा के मुझसे कह तो सही, तब मैं जानूं कि तुझे याद है। इस बात का जवाब न देकर चंपा ने दूसरी बात छेड़ दी, जिससे शक की जगह यकीन हो गया कि यह चंपा नहीं है। आखिर चपला यह कहकर कि मैं तुझसे एक बात कहूंगी, चंपा को एक किनारे ले गई और कुछ मामूली बातें करके बोली, देख तो चंपा, मेरे कान से कुछ बदबू तो नहीं आती, क्योंकि कल से कान में दर्द है। नकली चंपा चपला के फेर में पड़ गई और फौरन कान सूंघने लगी। चपला ने चालाकी से बेहोशी की बुकनी कान में रखकर नकली चंपा को सूंघा दी, जिसके सूंघते ही चंपा बेहोश होकर गिर पड़ी। चपला ने चंद्रकांता को पुकार कर कहा, आओ सखी, अपनी चंपा का हाल देखो। चंद्रकांता ने पास आकर चंपा को बेहोश पड़ी हुई देख चपला से कहा, सखी, कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारा ख्याल धोखा ही निकले और पीछे चंपा से शर्माना पड़े। नहीं, ऐसा न होगा, कहकर चपला चंपा को पीठ पर लाद फव्वारे के पास ले गई और चंद्रकांता से बोली, तुम फव्वारे से चुल्लू भर भर पानी इसके मुंह पर डालो, मैं धोती हूँ। चंद्रकांता ने ऐसा ही किया और चपला खूब रगड़ कर उसका मुंह धोने लगी। थोड़ी देर में चंपा की सूरत बदल गई और साफ नाज़िम की सूरत निकल आई। देखते ही चंद्रकांता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वह बोली, सखी, इसने तो बड़ी बेअदबी की। देखो तो अब मैं क्या करती हूँ, कहकर चपला नाज़िम को फिर पीठ पर लाद बाग के एक कोने में ले गई, जहाँ बुर्ज के नीचे एक छोटा सा तहखाना था। उसके अंदर बेहोश नाज़िम को ले जाकर लिटा दिया
और अपने अयारी के बटुए में से मोमबत्ती निकाल कर जलाई। एक रस्सी से नाजिम के पैर और दोनों हाथ पीठ की तरफ खूब कस कर बांधे और डिबिया से लखलखा निकालकर उसको सुंघाया, जिससे नाजिम ने एक छींक मारी और होश में आकर अपने को कैद और बेबस देखा। चपला कोड़ा लेकर खड़ी हो गई और मारना शुरू किया। माफ करो, मुझसे बड़ा कसूर हुआ। अब मैं ऐसा कभी न करूंगा, बल्कि इस काम का नाम भी न लूंगा, इत्यादि कहकर नाजिम चिल्लाने और रोने लगा। मगर चपला कब सुनने वाली थी। वह कोड़ा जमाए ही गई और बोली, सब्र कर, अभी तो तेरी पीठ की खुजली भी न मिटी होगी। तू यहाँ क्यों आया था? क्या तुझे बाग की हवा अच्छी मालूम हुई थी? क्या बाग की सैर को जी चाहा था? क्या तू नहीं जानता था कि चपला भी यहाँ होगी? हरामजादे के बच्चे, बेईमान, अपने बाप के कहने से तूने यह काम किया। देख, मैं उसकी भी तबीयत खुश कर देती हूँ। यह कहकर फिर मारना शुरू किया और पूछा, सच बता, तू कैसे यहाँ आया और चंपा कहाँ गई? मार के खौफ से नाजिम को असल हाल कहना ही पड़ा। वह बोला, चंपा को मैंने ही बेहोश किया था। बेहोशी की दवा छिड़क कर फूलों का गुच्छा उसके रास्ते में रख दिया, जिसको सूंघकर वह बेहोश हो गई। तब मैंने उसे मालती लता के कुंज में डाल दिया और उसकी सूरत बना उसके कपड़े पहन तुम्हारी तरफ चला आया। लो, मैंने सब हाल कह दिया, अब तो छोड़ दो। चपला ने कहा, खैर, छोड़ती हूँ, मगर फिर भी 10-5 कोड़े और जमा ही दिए, यहाँ तक कि नाजिम बिलबिला उठा। तब चपला ने चंद्रकांता से कहा, सखी, तुम इसकी निगहबानी करो, मैं चंपा को ढूंढ कर लाती हूँ, कहीं वह पाजी झूठ न कहता हो। चंपा को खोजती हुई चपला मालती लता के पास पहुंची और बत्ती जलाकर ढूंढने लगी। देखा कि सचमुच चंपा एक झाड़ी में बेहोश पड़ी है और बदन पर उसके एक लत्ता भी नहीं है। चपला उसे लखलखा सुंघाकर होश में लाई और पूछा, क्यों, मिजाज कैसा है? खा गई न धोखा? चंपा ने कहा, मुझको क्या मालूम था कि इस समय यहाँ अय्यारी होगी। इस जगह फूलों का एक गुच्छा पड़ा था, जिसको उठाकर सूंघते ही मैं बेहोश हो गई। फिर न मालूम क्या हुआ। हाय हाय, न जाने किसने मुझे बेहोश किया। मेरे कपड़े भी उतार लिए, बड़ी लागत के कपड़े थे। वहां पर नाजिम के कपड़े पड़े हुए थे, जिनमें से 2 एक लेकर चपला ने चंपा का बदन का और तब यह कहकर कि मेरे साथ आ, मैं उसे दिखलाऊं, जिसने तेरी यह हालत की चंपा को साथ ले उस जगह आई जहां चंद्रकांता और नाजिम थे। नाजिम की तरफ इशारा करके चपला ने कहा, देख, किसी ने तेरे साथ यह भलाई की थी। चंपा को नाजिम की सूरत देखते ही बड़ा क्रोध आया और वह चपला से बोली, बहन, अगर इजाजत हो तो मैं भी 2-4 कोड़े लगाकर अपना गुस्सा निकाल लूं। चपला ने कहा, हाँ हाँ, जितना जी चाहे, इस मुए को जूतियां लगाओ, बस फिर क्या था। चंपा ने मनमाने कोड़े नाजिम को लगाए, यहाँ तक कि नाजिम घबरा उठा और जी में कहने लगा, खुदा क्रूर सिंह को गारत करे, जिसकी बदौलत मेरी यह हालत हुई। आखिरकार नाजिम को उसी कैदखाने में कैद कर तीनों महल की तरफ रवाना हुई। यह छोटा सा बाग, जिसमें ऊपर लिखी बातें हुईं, महल के संग सटा हुआ उसके पिछवाड़े की तरफ पड़ता था और खासकर चंद्रकांता के टहलने और हवा खाने के लिए ही बनवाया गया था। इसके चारों तरफ मुसलमानों का पहरा होने के सबब से ही अहमद और नाजिम को अपना काम करने का मौका मिल गया था। तेज सिंह वीरेंद्र सिंह से रुखसत होकर विजयगढ़ पहुंचे और चंद्रकांता से मिलने की कोशिश करने लगे, मगर कोई तरकीब न बैठी, क्योंकि पहरे वाले बड़ी होशियारी से पहरा दे रहे थे। आखिर सोचने लगे कि क्या करना चाहिए। रात चांदनी है, अगर अंधेरी रात होती
तो कमंद लगा कर ही महल के ऊपर जाने की कोशिश की जाती। आखिर तेज सिंह एकांत में गए और वहां अपनी सूरत एक चौबदार कीसी बना महल की ड्योढ़ी पर पहुंचे। देखा कि बहुत से चौबदार और प्यादे बैठे पहरा दे रहे हैं। एक चौबदार से बोले, यार, हम भी महाराज के नौकर हैं। आज 4 महीने से महाराज हमको अपनी अर्धली में नौकर रखा है। इस वक्त छुट्टी थी, चांदनी रात का मजा देखते ठहलते इस तरफ आ निकले। तुम लोगों को तंबाकू पीते देख जी में आया कि चलो 2 फूंक हम भी लगा लें। अफीम खाने वालों को तंबाकू की महक कैसी मालूम होती है, आप लोग भी जानते ही होंगे। हाँ, आइए बैठिए, तंबाकू पीजिए कहकर चौबदार और प्यादों ने हुक्का तेज सिंह के आगे रखा। तेज सिंह ने कहा, मैं हिंदू हूँ, हुक्का तो नहीं पी सकता। हाँ, हाथ से जरूर पी लूंगा। यह कह चिलम उतार ली और पीने लगे। उन्होंने 2 फूंक तंबाकू के नहीं पिए थे कि खांसना शुरू किया। इतना खांसा कि थोड़ा सा पानी भी मुंह से निकाल दिया और तब कहा, मियाँ, तुम लोग अजब कड़वा तंबाकू पीते हो। मैं तो हमेशा सरकारी तंबाकू पीता हूँ। महाराज के हुक्का बरदार से दोस्ती हो गई है। वह बराबर महाराज के पीने वाले तंबाकू में से मुझको दिया करता है। अब ऐसी आदत पड़ गई है कि सिवाय उस तंबाकू के और कोई तंबाकू अच्छा नहीं लगता। इतना कह चौबदार बने हुए तेज सिंह ने अपने बटुए में से एक चिलम तंबाकू निकाल कर दिया और कहा, तुम लोग भी पीकर देख लो कि कैसा तंबाकू है। भला चौबदारों ने महाराज के पीने का तंबाकू कभी काहे को पिया होगा। झट हाथ फैला दिया और कहा, लाओ भाई, तुम्हारी बदौलत हम भी सरकारी तंबाकू पी लें। तुम बड़े किस्मतवार हो कि महाराज के साथ रहते हो, तुम तो खूब चैन करते होगे। यह नकली चौबदार तेज सिंह के हाथ से तंबाकू ले लिया और खूब दोहरा जमाकर तेज सिंह के सामने लाए। तेज सिंह ने कहा, तुम सुलगाओ, फिर मैं भी ले लूंगा। अब हुक्का गुड़गुड़ाने लगा और साथ ही गप्पे भी उड़ने लगीं। थोड़ी ही देर में सब चौबदार और प्यादों का सर घूमने लगा, यहाँ तक कि झुकते झुकते सब औंधे होकर गिर पड़े और बेहोश हो गए। अब क्या था? बड़ी आसानी से तेज सिंह फाटक के अंदर घुस गए और नजर बचाकर बाग में पहुंचे। देखा कि हाथ में रोशनी लिए सामने से एक लौंडी चली आ रही है। तेज सिंह ने फुर्ती से उसके गले में कमंद डाली और ऐसा झटका दिया कि वह चूं तक न कर सकी और जमीन पर गिर पड़ी। तुरंत उसे बेहोशी की बुकनी सुंघाई और जब बेहोश हो गई तो उसे वहां से उठाकर किनारे ले गए। बटुए में से सामान निकाल मोमबत्ती जलाई और सामने आईना रख अपनी सूरत उसी के जैसी बनाई। इसके बाद उसको वहीं छोड़ उसी के कपड़े पहन महल की तरफ रवाना हुए और वहां पहुंचे जहां चंद्रकांता, चपला और चंपा 10-5 लौंडियों के साथ बातें कर रही थीं। लौंडी की सूरत बनाए हुए तेज सिंह भी एक किनारे जाकर बैठ गए। तेज सिंह को देख चपला बोली, क्यों केतकी, जिस काम के लिए मैंने तुझको भेजा था, क्या वह काम तू कराई जो चुपचाप आकर बैठ गई है? चपला की बात सुन तेज सिंह को मालूम हो गया कि जिस लौंडी को मैंने बेहोश किया है और जिसकी सूरत बनाकर आया हूँ, उसका नाम केतकी है। नकली केतकी, हाँ, काम तो करने गई थी, मगर रास्ते में एक नया तमाशा देख तुमसे कुछ कहने के लिए लौट आई हूँ। चपला, ऐसा अच्छा तूने क्या देखा? कहा। नकली केतकी, सभी को हटा दो तो तुम्हारे और राजकुमारी के सामने बात कह सुनाऊं। सब लौंडियां हटा दी गईं और केवल चंद्रकांता, चपला और चंपा रह गई। अब केतकी ने हंसकर कहा, कुछ इनाम तो दो, खुशखबरी सुनाऊं। चंद्रकांता ने समझा कि शायद वह कुछ वीरेंद्र सिंह की खबर लाई है, मगर फिर यह भी सोचा कि मैंने तो आज तक कभी वीरेंद्र सिंह का नाम भी इसके सामने नहीं लिया, तब यह क्या मामला है? कौन सी खुशखबरी है
जिसके सुनाने के लिए यह पहले ही से इनाम मांगती है। आखिर चंद्रकांता ने केतकी से कहा, हाँ हाँ, इनाम दूंगी, तू कह तो सही, क्या खुशखबरी लाई है। केतकी ने कहा, पहले दे दो तो कहूँ, नहीं तो जाती हूँ, यह कह उठकर खड़ी हो गई। केतकी के ये नखरे देख चपला से न रहा गया और वह बोल उठी, क्यों री केतकी, आज तुझको क्या हो गया है कि ऐसी बड़बड़ कर बातें कर रही है। लगाऊं 2 लात उठ के। केतकी ने जवाब दिया, क्या मैं तुझसे कमजोर हूँ जो तू लात लगावेगी और मैं छोड़ दूंगी। अब चपला से न रहा गया और केतकी का झोंटा पकड़ने के लिए दौड़ी, यहाँ तक कि दोनों आपस में गूंथ गईं। इत्तेफाक से चपला का हाथ नकली केतकी की छाती पर पड़ा, जहाँ की सफाई देख वह घबरा उठी और झट से अलग हो गई। नकली केतकी हंसकर, क्यों भाग क्यों गई, आओ लड़ो। चपला अपनी कमर से कटार निकाल सामने हुई और बोली, ओ अय्यार, सच बता तू कौन है। नहीं तो अभी जान ले डालती हूँ। इसका जवाब नकली केतकी ने चपला को कुछ न दिया और वीरेंद्र सिंह की चिट्ठी निकालकर सामने रख दी। चपला की नजर भी इस चिट्ठी पर पड़ी और गौर से देखने लगी। वीरेंद्र सिंह के हाथ की लिखावट देख समझ गई कि यह तेज सिंह है, क्योंकि सिवाय तेज सिंह के और किसी के हाथ वीरेंद्र सिंह कभी चिट्ठी नहीं भेजेंगे। यह सोच समझ चपला शर्मा गई और गर्दन नीची कर चुप हो रही। मगर जी में तेज सिंह की सफाई और चालाकी की तारीफ करने लगी। बल्कि सच तो यह है कि तेज सिंह की मोहब्बत ने उसके दिल में जगह बना ली। चंद्रकांता ने बड़ी मोहब्बत से वीरेंद्र सिंह का खत पढ़ा और तब तेज सिंह से बातचीत करने लगी। चंद्रकांता, क्यों तेज सिंह, उनका मिजाज तो अच्छा है। तेज सिंह, मिजाज क्या खाक अच्छा होगा, खाना पीना सब छूट गया। रोते रोते आंखें सूज आईं। दिन रात तुम्हारा ध्यान है, बिना तुम्हारे मिले उनको कब आराम है। हजार समझाता हूँ मगर कौन सुनता है। अभी उसी दिन तुम्हारी चिट्ठी लेकर मैं गया था, आज उनकी हालत देख फिर यहाँ आना पड़ा। कहते थे कि मैं खुद चलूंगा, किसी तरह समझा बुझाकर यहाँ आने से रोका और कहा कि आज मुझको जाने दो, मैं जाकर वहाँ बंदोबस्त कराऊं, तब तुमको ले चलूंगा, जिससे किसी तरह का नुकसान न हो। चंद्रकांता, अफसोस तुम उनको अपने साथ न लाए, कम से कम मैं उनका दर्शन तो कर लेती। देखो, यहाँ क्रूर सिंह के दोनों अय्यारों ने इतना उधम मचा रखा है कि कुछ कहा नहीं जाता। पिताजी को मैं कितना रोकती और समझाती हूँ कि क्रूर सिंह के दोनों अय्यार मेरे दुश्मन हैं, मगर महाराज कुछ नहीं सुनते, क्योंकि क्रूर सिंह ने उनको अपने वश में कर रखा है। मेरी और कुमार की मुलाकात का हाल बहुत कुछ बढ़ा चढ़ाकर महाराज को न मालूम किस तरह समझा दिया है कि महाराज उसे सच्ची का बादशाह समझ गए हैं। वह हरदम महाराज के कान भरा करता है। अब वे मेरी कुछ भी नहीं सुनते। हाँ, आज बहुत कुछ कहने का मौका मिला है, क्योंकि आज मेरी प्यारी सखी चपला ने नाजिम को इस पिछवाड़े वाले बाग में गिरफ्तार कर लिया है। कल महाराज के सामने उसको ले जाकर तब कहूंगी कि आप अपने क्रूर सिंह की सच्चाई को देखिए। अगर मेरे पहरे पर मुकर्रर किया ही था तो बाग के अंदर जाने की इजाजत किसने दी थी। यह कहकर चंद्रकांता ने नाजिम के गिरफ्तार होने और बाग के तहखाने में कैद करने का सारा हाल तेज सिंह से कह सुनाया। तेज सिंह चपला की चालाकी सुनकर हैरान हो गए और मन ही मन उसको प्यार करने लगे, पर कुछ सोचने के बाद बोले, चपला ने चालाकी तो खूब की मगर धोखा खा गई। यह सुन चपला हैरान हो गई, हाय राम, मैंने क्या धोखा खाया, पर कुछ समझ में नहीं आया। आखिर न रहा गया, तेज सिंह से पूछा, जल्दी बताओ, मैंने क्या धोखा खाया। तेज सिंह ने कहा,
क्या तुम इस बात को नहीं जानती थी कि नाजिम बाग में पहुंचा तो अहमद भी जरूर आया होगा? फिर बाग ही में नाजिम को क्यों छोड़ दिया? तुमको मुनासिब था कि जब उसको गिरफ्तार किया ही था तो महल में लाकर कैद करती या उसी वक्त महाराज के पास भिजवा देती। अब जरूर अहमद नाजिम को छुड़ा ले गया होगा। इतनी बात सुनते ही चपला के होश उड़ गए और बहुत शर्मिंदा होकर बोली, सच है, बड़ी भारी गलती हुई, इसका किसी ने ख्याल न किया। तेज सिंह, और कोई क्यों ख्याल करता? तुम तो चालाक बनती हो, अय्यारा कहलाती हो, इसका ख्याल तुमको होना चाहिए कि दूसरों को। खैर, जाके देखो वह है या नहीं। चपला दौड़ी हुई बाग की तरफ गई। तहखाने के पास जाते ही देखा कि दरवाज़ा खुला पड़ा है। बस फिर क्या था? यकीन हो गया कि नाजिम को अहमद छुड़ा ले गया। तहखाने के अंदर जाकर देखा तो खाली पड़ा हुआ था। अपनी बेवकूफ़ी पर अफसोस करती हुई लौट आई और बोली, क्या कहूँ, सचमुच अहमद नाजिम को छुड़ा ले गया। अब तेज सिंह ने छेड़ना शुरू किया। बड़ी अय्यार बनती थी, कहती थी हम चालाक हैं, होशियार हैं, ये हैं, वो हैं। बस एक अदने अय्यार ने नाकों में दम कर डाला। चपला झुंझला उठी और चिढ़कर बोली, चपला नाम नहीं, जो अब की बार दोनों को गिरफ्तार कर इसी कमरे में लाकर बेहिसाब जूतियां न लगाऊं। तेज सिंह ने कहा, बस तुम्हारी कारीगिरी देखी गई, अब देखो मैं कैसे एक एक को गिरफ्तार कर अपने शहर में ले जाकर कैद करता हूँ। इसके बाद तेज सिंह ने अपने आने का पूरा हाल चंद्रकांता और चपला से कह सुनाया और यह भी बतला दिया कि फला जगह पर मैं केतकी को बेहोश करके डाल आया हूँ, तुम जाकर उसे उठा लाना। उसके कपड़े मैं न दूंगा, क्योंकि इसी सूरत से बाहर चला जाता हूँ। देखो, सिवाय तुम तीनों को यह हाल और किसी को न मालूम हो, नहीं तो सब काम बिगड़ जाएगा। चंद्रकांता ने तेज सिंह से ताकीद की, दूसरे तीसरे दिन तुम जरूर यहाँ आया करो, तुम्हारे आने से हिम्मत बनी रहती है। बहुत अच्छा, मैं ऐसा ही करूँगा, कहकर तेज सिंह चलने को तैयार हुए। चंद्रकांता उन्हें जाते देख रोकर बोली, क्यों तेज सिंह, क्या मेरी किस्मत में कुमार की मुलाकात नहीं बधी है? इतना कहते ही गला भर आया और वह फूट फूट कर रोने लगी। तेज सिंह ने बहुत समझाया और कहा कि देखो, यह सब बखेड़ा इसी वास्ते किया जा रहा है जिससे तुम्हारी उनसे हमेशा के लिए मुलाकात हो। अगर तुम ही घबरा जाओगी तो कैसे काम चलेगा? बहुत अच्छी तरह समझा बुझाकर चंद्रकांता को चुप कराया, तब वहां से रवाना हो केतकी की सूरत में दरवाजे पर आए। देखा, दो चार प्यादे होश में आए हैं, बाकी चित पड़े हैं, कोई औंधा पड़ा है, कोई उठा तो है, मगर फिर झुका ही जाता है। नकली केतकी ने डपट कर दरबानों से कहा, तुम लोग पहरा देते हो या जमीन सूंघते हो, इतनी अफीम क्यों खाते हो कि आंखें नहीं खुलती और सोते हो, तुम मुर्दों से बाजी लगाकर। देखो, मैं बड़ी रानी से कहकर तुम्हारी क्या दशा कराती हूँ। जो चौबदार होश में आ चुके थे, केतकी की बात सुनकर सन्न हो गए और लगे खुशामद करने। देखो केतकी, माफ करो, आज एक नालायक सरकारी चौबदार ने आकर धोखा देकर ऐसा जहरीला तंबाकू पिला दिया कि हम लोगों की यह हालत हो गई। उस पाजी ने तो जान से मारना चाहा था, अल्लाह ने बचा दिया, नहीं तो मारने में क्या कसर छोड़ी थी। देखो, रोज तो ऐसा नहीं होता था, आज धोखा खा गए। हम हाथ जोड़ते हैं, अब कभी ऐसा देखो तो जो चाहे सजा देना। नकली केतकी ने कहा, अच्छा, आज तो छोड़ देती हूँ, मगर खबरदार, जो फिर कभी ऐसा हुआ। यह कहते हुए तेज सिंह बाहर निकल गए। डर के मारे किसी ने यह भी न पूछा कि केतकी तू कहाँ जा रही। अहमद ने, जो बाग के पेड़ पर बैठा हुआ था, जब देखा कि चपला ने नाजिम को गिरफ्तार कर लिया और महल में चली गई तो सोचने लगा
कि चंद्रकांता, चपला और चंपा बस यही तीनों महल में गई हैं। नाजिम इन सभी के साथ नहीं गया तो जरूर वह इस बगीचे में ही कहीं कैद होगा। यह सोच वह पेड़ से उतर इधर-उधर ढूंढने लगा। जब उस तहखाने के पास पहुंचा जिसमें नाजिम कैद था, तो भीतर से चिल्लाने की आवाज आई, जिसे सुन उसने पहचान लिया कि नाजिम की आवाज है। तहखाने के किवाड़ खोल अंदर गया, नाजिम को बंधा पा झट से उसकी रस्सी खोली और तहखाने के बाहर आकर बोला, चलो जल्दी इस बगीचे के बाहर हो जाए, तब सब हाल सुने कि क्या हुआ। नाजिम और अहमद बगीचे के बाहर आए और चलते चलते आपस में बातचीत करने लगे। नाजिम ने चपला के हाथ फंस जाने और कोड़ा खाने का पूरा हाल कहा। अहमद, भाई नाजिम, जब तक पहले चपला को हम लोग न पकड़ लेंगे तब तक कोई काम न होगा, क्योंकि चपला बड़ी चालाक है और धीरे धीरे चंपा को भी तेज कर रही है। अगर वह गिरफ्तार न की जाएगी तो थोड़े ही दिनों में एक की दो हो जाएगी। चंपा भी इस काम में तेज होकर चपला का साथ देने लायक हो जाएगी। नाजिम, ठीक है, खैर आज तो कोई काम नहीं हो सकता, मुश्किल से जान बची है। हाँ, कल पहले यही काम करना है, यानी जिस तरह से हो चपला को पकड़ना और ऐसी जगह छिपाना है कि जहाँ पता न लगे और अपने ऊपर किसी को शक भी न हो। ये दोनों आपस में धीरे धीरे बातें करते चले जा रहे थे। थोड़ी देर में जब महल के अगले दरवाजे के पास पहुंचे तो देखा कि केतकी, जो कुमारी चंद्रकांता की लौंडी है, सामने से चली आ रही है। तेज सिंह ने भी, जो केतकी के वेश में चले आ रहे थे, नाजिम और अहमद को देखते ही पहचान लिया और सोचने लगे कि भले मौके पर ये दोनों मिल गए हैं और अपनी भी सूरत अच्छी है, इस समय इन दोनों से कुछ खेल करना चाहिए और बन पड़े तो दोनों नहीं, एक को तो जरूर ही पकड़ना चाहिए। तेज सिंह जानबूझकर इन दोनों के पास से होकर निकले। नाजिम और अहमद भी यह सोचकर उसके पीछे हो लिए कि देखे कहाँ जाती है। नकली केतकी तेज सिंह ने मुड़कर देखा और कहा, तुम लोग मेरे पीछे पीछे क्यों चले आ रहे हो? जिस काम पर मुकर्रर हो उस काम को करो। अहमद ने कहा, किस काम पर मुकर्रर हैं और क्या करें? तुम क्या जानती हो? केतकी ने कहा, मैं सब जानती हूँ। तुम वही काम करो जिसमें चपला के हाथ की जूतियां नसीब हों। जिस जगह तुम्हारी मददगार एक लौंडी तक नहीं है, वहां तुम्हारे किए क्या होगा? नाजिम और अहमद केतकी की बात सुनकर दंग रह गए और सोचने लगे कि यह तो बड़ी चालाक मालूम होती है। अगर हम लोगों के मेल में आ जाए तो बड़ा काम निकले। इसकी बातों से मालूम भी होता है कि कुछ लालच देने पर हम लोगों का साथ देगी। नाजिम ने कहा, सुनो केतकी, हम लोगों का तो काम ही चालाकी करने का है। हम लोग अगर पकड़े जाने और मरने मारने से डरें तो कभी काम न चले, इसी की बदौलत खाते हैं। बात की बात में हजारों रुपए इनाम मिलते हैं। खुदा की मेहरबानी से तुम्हारे जैसे मददगार भी मिल जाते हैं, जैसे आज तुम मिल गई। अब तुमको भी मुनासिब है कि हमारी मदद करो। जो कुछ हमको मिलेगा उससे हम तुमको भी हिस्सा देंगे। केतकी ने कहा, सुनो जी, मैं उम्मीद के ऊपर जान देने वाली नहीं हूँ, वे कोई दूसरे होंगे। मैं तो पहले दाम लेती हूँ। अब इस वक्त अगर कुछ मुझको दो तो मैं अभी तेज सिंह को तुम्हारे हाथ गिरफ्तार करा दूं। नहीं तो जाओ, जो कुछ करते हो करो। तेज सिंह की गिरफ्तारी का हाल सुनते ही दोनों की तबीयत खुश हो गई। नाजिम ने कहा, अगर तेज सिंह को पकड़वा दो तो जो कहो हम तुमको दें। केतकी, 1000 रुपए से कम मैं हरगिज न लूंगी। अगर मंजूर हो तो लाओ रुपए मेरे सामने रखो। नाजिम, अब इस वक्त आधी रात को मैं कहाँ से रुपए लाऊं? हाँ, कल जरूर दे दूंगा। केतकी, ऐसी बातें मुझसे न करो, मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि मैं उधार सौदा नहीं करती, लो मैं जाती हूँ। नाजिम,
आगे से रोककर, सुनो तो, तुम खफा क्यों होती हो? अगर तुमको हम लोगों का एतबार न हो, तो तुम इसी जगह ठहरो, हम लोग जाकर रुपए ले आते हैं। केतकी, अच्छा, एक आदमी यहाँ मेरे पास रहे और एक आदमी जाकर रुपए ले आओ। नाजिम, अच्छा, अहमद यहाँ तुम्हारे पास ठहरता है, मैं जाकर रुपए ले आता हूँ। यह कहकर नाजिम ने अहमद को तो उसी जगह छोड़ा और आप खुशी खुशी क्रूर सिंह की तरफ रुपए लेने को चला। नाजिम के चले जाने के बाद थोड़ी देर तक केतकी और अहमद इधर-उधर की बातें करते रहे। बात करते करते केतकी ने दो चार इलायची बटुए से निकालकर अहमद को दी और आप भी खाईं। अहमद को तेज सिंह के पकड़े जाने की उम्मीद में इतनी खुशी थी कि कुछ सोच न सका और इलायची खा गया। मगर थोड़ी ही देर में उसका सिर घूमने लगा। तब समझ गया कि यह कोई यार चालाक है जिसने धोखा दिया। चट कमर से खंजर खींच बिना कुछ कहे केतकी को मारा, मगर केतकी पहले से होशियार थी। दांव बचाकर उसने अहमद की कलाई पकड़ ली, जिससे अहमद कुछ न कर सका, बल्कि जरा ही देर में बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। तेज सिंह ने उसकी मुश्कें बांधकर चादर में गठरी कसी और पीठ पर लाद नौगढ़ का रास्ता लिया। खुशी के मारे जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते चले गए। यह भी कयाल था कि कहीं ऐसा न हो कि नाजिम आ जाए और पीछा करे। इधर नाजिम रुपए लेने के लिए गया तो सीधे क्रूर सिंह के मकान पर पहुंचा। उस समय क्रूर सिंह गहरी नींद में सो रहा था। जाते ही नाजिम ने उसको जगाया। क्रूर सिंह ने पूछा, क्या है जो इस वक्त आधी रात के समय आकर मुझको उठा रहे हो? नाजिम ने क्रूर सिंह से अपनी पूरी कैफियत यानी चंद्रकांता के बाग में जाना और गिरफ्तार होकर कोड़े खाना, अमहद का छुड़ा लाना, फिर वहां से रवाना होना, रास्ते में केतकी से मिलना और 1000 रुपए पर तेज सिंह को पकड़वा देने की बातचीत तय करना वगैरह सब खुलासा हाल कह सुनाया। क्रूर सिंह ने नाजिम के पकड़े जाने का हाल सुनकर कुछ अफसोस तो किया, मगर पीछे तेज सिंह के गिरफ्तार होने की उम्मीद सुनकर उछल पड़ा और बोला, लो, अभी 1000 रुपए देता हूँ, बल्कि खुद तुम्हारे साथ चलता हूँ। यह कहकर उसने 1000 रुपए संदूक में से निकाले और नाजिम के साथ हो लिया। जब नाजिम क्रूर सिंह को साथ लेकर वहां पहुंचा जहां अहमद और केतकी को छोड़ा था, तो दोनों में से कोई न मिला। नाजिम तो सन्न हो गया और उसके मुंह से झट यह बात निकल पड़ी कि धोखा हुआ। क्रूर सिंह, कहो नाजिम, क्या हुआ? नाजिम, क्या कहूँ, वह जरूर केतकी नहीं कोई यार था जिसने पूरा धोखा दिया और अहमद को तो ले ही गया। क्रूर सिंह, खूब, तुम तो बाग में ही चपला के हाथ से पिट चुके थे। अहमद बाकी था, सो वह भी इस वक्त कहीं जूते खाता होगा। चलो, छुट्टी हुई। नाजिम ने शक मिटाने के लिए थोड़ी देर तक इधर-उधर खोज भी की, पर कुछ पता न लगा। आखिर रोते पीटते दोनों ने घर का रास्ता लिया।